हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के 7वें चैप्टर त्रिभुज इसका परिचय करेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब आप इस वीडियो में सीखेंगे। और अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखते हैं तो इसके बाद जो एक्सरसाइजेज हैं फिर आप उनको आराम से कर लेंगे। लेकिन आप इस वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखना। इसमें त्रिभुजों की सर्वांग समता है जो कि स्टूडेंट्स को सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक लगता है। ए किस में लगाना है, एस किस में लगाना है, RHS क्या है, CPCT क्या है, ये सब आप इस वीडियो में बिल्कुल अच्छे से सीखेंगे। ओके, तो आप वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। ऑलराइट, तो वन बाय वन इन टॉपिक्स को समझते हैं। सबसे पहले सर्वांग समता क्या है। देखो हमारे पास अगर दो आकृतियां हैं और वो आकृतियां बिल्कुल एक जैसी हैं, बिल्कुल एक जैसे का मतलब है कि उनका आकार समान है और उनका शेप और साइज यानी उनका रूप और आकार दोनों समान है, तो सर्वांग सम है। यानी अगर मेरे पास एक त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज मेरे पास अगर ऐसा है जो कि बिल्कुल इतना ही बड़ा है, यानी एक दूसरे के ऊपर अगर आ जाए जैसा कि ये है, तो अब देखो क्या ये क्या सर्वांग सम है। तो देखो इनको एक दूसरे के ऊपर लाते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि इसने उसको पूरा ढक दिया है। अगर आप इसको उसके ऊपर लेके जाना चाहो तो भी बिल्कुल ढक दिया है। तो हम ये कहेंगे कि ये क्या है, ये सर्वांग सम है। सभी अंग का साइज समान है, सर्वांग सम नाम से लग रहा है ना, सब अंग समान। और यहाँ पर क्या होगा, ये भुजा इसके समान, ये और ये बराबर होंगी और ये बराबर हैं। कोणों में भी ऐसा ही है, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है। यानी सभी अंग संगत भाग सभी समान हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें एक वृत्त की, अगर कोई वृत्त है जो कि इतनी त्रिज्या का है, इतना ही बड़ा है, तो हम ये कहेंगे कि ये आपस में सर्वांग सम है। देखो है या नहीं है, इसको ऊपर लेके आने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल एक दूसरे को कवर कर रहे हैं ये, यानी ये दोनों वृत्त क्या हैं, सर्वांग सम हैं। और ऐसे ही हम आयत में कर सकते हैं, वर्ग में कर सकते हैं। जैसे एक वर्ग ये है और दूसरा वर्ग ये है, और क्या ये सर्वांग सम है? तो बिल्कुल बराबर हैं क्या एक दूसरे के? बिल्कुल, अगर ये एक दूसरे के बराबर हैं तो हाँ, ये सर्वांग सम बिल्कुल हैं। ओके, तो अब आप समझ गए सर्वांग सम क्या होते हैं। बिल्कुल अगर उनका रूप एक जैसा है, उनका आकार एक जैसा है, तो हम कहेंगे कि वो सर्वांग सम है। शेप और साइज दोनों बराबर होने चाहिए। तो अगर किन्हीं आकृतियों में ये चीज़ें बराबर हैं तो हम कहेंगे कि वो सर्वांग सम है। फिर उनके सभी संगत भाग समान होंगे। तो इस सभी संगत भाग में क्या बोल रहा हूँ ये आप बाद में समझ जाओगे, पर सर्वांग सम, सभी अंग समान हैं। तो यहाँ पे भी इसकी भुजा इसकी भुजा के समान है, यहाँ पर इसकी त्रिज्या बराबर है, इनकी परिधियाँ भी बराबर होंगी, इनके क्षेत्रफल भी बराबर होंगे, क्योंकि एक ही जैसा है, ये सेम ही चीज़ है। ठीक है, तो सर्वांग समता क्या है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब स्पेशली आपके सिलेबस में जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे ये है त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो आप समझ गए होंगे वैसे अभी तक कि सर्वांग समता त्रिभुजों तक सीमित नहीं है। कोई भी दो आकृतियाँ अगर वो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं, एक जैसी हैं आकार में, रूप में, तो हम उनको सर्वांग सम कहेंगे। ठीक है, आपके सिलेबस में त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में है, तो हम अब त्रिभुजों की सर्वांग समता समझते हैं। देखो त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या है, इसमें ऐसी क्या अलग बात है जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये दो त्रिभुज हैं, इनका अगर आकार एक जैसा है, रूप एक जैसा है, यानी बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर अगर आ जाएं तो ये सर्वांग सम होंगे, बिल्कुल अगर एक दूसरे के बराबर हैं। लेकिन उसमें कुछ और भी चीज़ें समझने को हैं। क्या है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। मान लो कि एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज है ये, इसको नाम दे। अब देखो इसको अगर हम नाम दें
ए बी सी, इसको नाम देते हैं पी क्यू आर। पहली बात तो ये है कि क्या ये सर्वांग सम है। अब देखो इनके नियम क्या क्या हैं, क्या करके हम ये कहते हैं कि दो त्रिभुज सर्वांग सम है, ये अभी बाद में हम पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये देख लो कि अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं, तो अब इसको ऐसे मत लेके जाना, ठीक है ना। ये बिल्कुल इस वाले त्रिभुज ने इसको पूरा कवर कर दिया है, बिल्कुल पूरा कवर कर दिया है। तो यहां पर ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांग सम हैं। समझ गए ना, क्योंकि बिल्कुल एक दूसरे के बराबर हैं। लेकिन इनको लिखने का जो तरीका है वो बहुत हमें ध्यान में रखना है। तो पहली बात तो ये कि कौन सा कोण किस कोण के बराबर है, ये बात यहाँ से हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर कोण ए बराबर है किसके, सोचो ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर है, साफ दिख रहा है ना। यहाँ पर ये कोण है इस कोण के बराबर, और ये कोण है इस कोण के बराबर। तो अगर हमें ये कहना हो कि ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम है तो क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है इस त्रिभुज की। अब मैं यहां पे क्या लिखूं, क्या मैं इसको त्रिभुज पी क्यू आर लिखूं, क्योंकि यहां पे पी क्यू आर है। तो अगर आप ये लिखते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, दिस इज रॉन्ग। और ये क्यों, क्योंकि जब भी हम ऐसे सर्वांग समता में लिखते हैं कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम है, तो वहां पर जो ये पहले लिखा है, ये ए पहले लिखा है ना, और यहाँ पी पहले लिखा है, तो कोण ए और कोण पी बराबर होने चाहिए। क्या यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, कोण ए और कोण पी बराबर नहीं है। कोण ए तो कोण क्यू के बराबर है, तो ये नहीं है। अब हमें क्या लिखना चाहिए, अब आप समझ गए होंगे क्या लिखना चाहिए। कोण ए किसके बराबर है, कोण क्यू के बराबर है। कोण बी किसके बराबर है, कोण बी है ये बी यहाँ पर है, ये बी आर के बराबर है। और कोण सी किसके बराबर है, कोण सी कोण पी के बराबर है। ये अब सही हुआ ये। अब त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज क्यू आर पी के। तो जब भी हम सर्वांग समता के लिए त्रिभुजों को ऐसे लिखते हैं कि ये इसके सर्वांग सम है, तो ये बिल्कुल इनका ऑर्डर ध्यान में रखना है, ध्यान रखना। वैसे तो अगर मान लो कि आप कहीं पे त्रिभुज के बारे में लिखते हो तो वहाँ पे कभी आप ए बी सी लिख देते हो, कभी ए सी बी लिख देते हो, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप ऐसे लिख रहे हो कि ये इसके सर्वांग सम है, तो फर्क पड़ता है, ठीक है। क्योंकि अगर कहीं पे ये लिखा है तो तुरंत से आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि भाई ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है। और साथ ही ध्यान से सुनो इस बात को, ए बी भुजा बराबर है क्यू आर भुजा के। तो भुजा यहां पर देखो, यहां पर क्या क्या बराबर है, कोण ए बराबर है कोण क्यू के, कोण बी बराबर है कोण आर के, कोण सी बराबर है कोण पी के। और साथ ही ये भुजा देखो, ये भुजा यहां ऐसी है ना, भुजा ए बी बराबर है किसके, भुजा ए बी बराबर है भुजा क्यू आर के। भुजा बी सी बराबर है आर, जैसा क्रम यहां पे वैसा ही क्रम यहां पे लेंगे। भुजा बी सी बराबर है भुजा आर पी के, एंड भुजा ए सी बराबर है भुजा क्यू पी के। ऐसे हम लिखेंगे, ये है तरीका लिखने का, ठीक है। और यहां पर ये बिल्कुल ध्यान में रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब एक और यहां पे लेते हैं, यहां पर ये आकृति है और यहां पर एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। अगर आपको ये पता है कि ये सर्वांग सम है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, हम कैसे बताएंगे कि ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम है, कैसे बताएंगे। तो देखो यहां पर इस त्रिभुज को हम नाम देते हैं त्रिभुज ए ओ सी, त्रिभुज ए ओ सी। ये सर्वांग सम है किस त्रिभुज के। अब आप बताओ कैसे लिखेंगे, सोचो, वीडियो पॉज करो और सोचो। तो यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज, देखो अब कोण ए बराबर है कोण बी के, तो यहां पे बी आएगा। मैं इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या लिखें, हम ओ बी डी लिखें, डी ओ बी लिखें, बी डी ओ लिखें, क्या लिखें। तो देखो कोण ए बराबर है
कोण बी के, तो मैंने बी पहले लिखा। फिर कोण ओ, जो ये वाला कोण है, ये बराबर है कोण ओ के, तो फिर ओ आएगा यहाँ पे। कोण सी, जो ये कोण है, ये बराबर है कोण डी के, तो यहाँ पर डी आएगा। और ये लिखने का तरीका है, ठीक। और अब हम साथ में ये भी कह सकते हैं कि भाई ए ओ जो भुजा है, ये भुजा ये बराबर है बी ओ भुजा के, इस भुजा के। ओ सी जो भुजा है, ये बराबर है ओ डी के। और ए सी बराबर है बी डी के। समझ गए ना? तो ये सब इस तरह से हम लिखते हैं ये। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि त्रिभुजों में जब हम ये क्रम लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं। अब आप समझिए कि सीपीसीटी क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, आप, अच्छी बात है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप ये चीज़ यहाँ पर समझ रहे हैं। नहीं तो जब एक्सरसाइज हम करते हैं और उसमें बार बार ऐसा आता है सीपीसीटी क्या है, तो लगभग हर वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट होता है कि सर ये सीपीसीटी का मतलब क्या है। वो इसलिए क्योंकि उनको बेसिक्स नहीं पता है। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट वाले वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं देखते हैं, जो कि गलत बात है, देखना चाहिए। उसके बाद फिर एक्सरसाइज बहुत आसान लगने लगती है एक बार अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गए। तो अब मैं आपको सिखाता हूँ कि सीपीसीटी क्या है। देखो, भले सीपीसीटी ये इंग्लिश का टर्म है, लेकिन आपकी जो हिंदी है उसमें भी यूज़ होता है। जैसे ASA यूज़ होता है ना, ये तो होता ही है ना, भले इंग्लिश के हैं ये लेटर्स, पर होता है। वैसे सीपीसीटी भी यूज़ होता है। सीपीसीटी अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ, ये इसका मतलब क्या है, ये है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो यहाँ से आया है CPCT। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मतलब क्या होता है? देखो, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब होता है संगत भाग। कॉरस्पॉन्डिंग यानी संगत, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब सर्वांगसम त्रिभुज। तो इसका मतलब है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। ओके, अगर हम इसका पूरा मतलब कहना चाहें तो ये होगा सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। यहां पर भी है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। अब ये बात का मतलब क्या है, यही आपको समझना है। तो यहां पर हम दो त्रिभुजों को लेते हैं। ये त्रिभुज जो हमने पहले लिए थे, मैंने दोबारा ले लिए हैं। और अब हमें इतना पता है कि ये सर्वांगसम है। मान लो कि पहले से ही पता है कि ये सर्वांगसम है। और सर्वांगसम के लिए जैसे यहाँ पर कोण A और कोण Q बराबर हैं, कोण B बराबर है कोण R के, और एक और ले लेते हैं, ये जो भुजा है, ये भुजा बराबर है इस भुजा के, इतना, ये बराबर है, ठीक है। तो हमारे पास इतनी जानकारी है कि ये भाग बराबर हैं। अब मान लो कि देखो, अभी यहाँ तो देखने से पता लग रहा है ना कि भाई ये और ये बराबर दिख रहे हैं। आप ये बोलोगे ये और ये बराबर दिख रहे हैं, लेकिन देखो, जब कभी कभार फिगर आता है तो उसमें देखने में नहीं समझ आता कि कौन किसके बराबर है। हो सकता है कि ये इसके बराबर हो, ये भी हो सकता है नहीं, हो सकता है ये इसके बराबर हो, बिल्कुल हो सकता है। तो वहाँ पर क्या दिया है, मान लो कि चलो ये और ये बराबर हैं, चलो ये दिए हैं, ठीक है, कि ये और ये बराबर हैं। अब आपको नहीं पता है कि ये और ये बराबर हैं या ये और ये बराबर है। आप समझ रहे हो? हमें मतलब जो AC है ये इसके बराबर है या इसके बराबर है, ये कैसे पता चलेगा? तो यही पता चलता है CPCT से, है ना। क्वेश्चन में केवल ये गिवन है कि ये कोण इस कोण के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर है। तो चलो इतना तो आप समझ लोगे कि भाई दो कोण जब बराबर हो गए तो तीसरा वाला कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। तो इसके लिए तो आप ये कर सकते हो कि भाई ये कोण बराबर हैं। लेकिन भुजा के लिए कैसे समझोगे, ये भुजा इसके बराबर है कि इसके बराबर है, कैसे पता चलेगा? तो यहीं पे एक चीज़ काम आती है। और सबसे पहले तो आपने समझना है कि संगत भाग क्या होते हैं, क्योंकि संगत भाग ही पता नहीं होगा तो अब फिर आपको क्या पता चलेगा कि बराबर किसको रखना है। तो संगत भाग समझो पहले, संगत भाग क्या होते हैं।
तो यहां पर संगत भाग होते हैं। सिंपल सी बात है कि हमने ये देखना है कि जो बराबर कोण हैं उनके सामने की भुजाएं को हम संगत कहेंगे और बराबर भुजाओं के सामने वाले कोणों को हम संगत कहेंगे। सीधी बात है। देखो, ये कोण और ये कोण बराबर हैं, इसको हटाओ अभी। ये कोण बराबर हैं, तो ये है संगत। अब इस कोण के सामने ये भुजा है और इस कोण के सामने ये भुजा है, तो ये भी संगत भाग हो गए। ध्यान रखना, बराबर कोणों के सामने वाली भुजा देखो वो संगत होगी, या फिर बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण देखो वो संगत होंगे। ठीक, ये कोण बराबर हैं। इस कोण के सामने कौन सी भुजा है? ये भुजा है। मैं यहाँ पे स्टार बना देता हूँ। और इस कोण के सामने कौन सी भुजा है? ये भुजा है। तो इनको भी हम संगत भुजा कहेंगे, संगत भाग हैं ये। ठीक है, तो AC और PQ ये संगत भाग हैं। ऐसे ही ये भुजा और ये भुजा पहले से ही हमें पता है कि बराबर है, लेकिन इसके सामने वाली भुजा ये और इसके सामने वाली भुजा ये भी संगत भाग हैं। तो संगत भाग हैं जो बराबर आपको, ये जो बराबर कोण अगर आपको पता है कि ये बराबर हैं तो वो पहले से संगत भाग हो गए। मतलब ये कोण बराबर हैं तो ये तो संगत हो गए, अगर पहले से हमें पता है कि बराबर हैं। ये कोण बराबर हैं, ये भी हमारे पास पता है। अब इस बराबर कोणों के सामने वाली जो भुजा है वो भी आपस में संगत भाग होंगे, तो ये और ये संगत भाग हैं। इसी तरह से ये कोण और ये कोण बराबर हैं, तो ये तो बराबर हैं, तो ये तो संगत हो गए कोण। और इनकी जो सामने वाली भुजाएं हैं वो भी संगत भाग हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और तो संगत भाग आपको पता चल गया, यानी आपको ये देखने कि कौन से कोण बराबर हैं, उनके सामने वाली भुजा देख लो वो संगत भाग हो गए, और कौन से भुजाएं बराबर हैं उनके सामने वाले कोण देख लो वो भी संगत भाग हैं। और जिनको आप बराबर कह रहे हो वो तो हैं ही संगत भाग। तो फिर यानी ये इसका संगत भाग ये हो गया, इसका संगत हो गया ये, इसका संगत हो गया ये, समझ गए ना? इसका संगत ये है, इसका संगत ये है। अब समझ गए आप? तो यहां पर अब ये क्या कहा गया है कि संगत भाग बराबर होते हैं। अभी तक तो मैंने ये बोला है कि संगत भाग हैं, पर वो बराबर भी हैं। तो हमने संगत किस किस को बोला? यहां पर ये तो खैर पहले से दिया है, ये और इनको भी ये भी संगत भाग हैं। तो कोण C बराबर कोण P हो जाएगा। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं था, क्वेश्चन में केवल ये कोण और ये भुजा के बारे में था, इसके बारे में नहीं था। लेकिन ये हमको कैसे पता चला कि बराबर है? क्योंकि ये संगत भाग हैं और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो इसलिए मैंने इनको बराबर लिख दिया। और ब्रैकेट में लिखूंगा मैं CPCT, यानी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग हैं ये, और ये बराबर होंगे। इसी तरह से और कौन है संगत भाग? AC जो है इसका संगत PQ है, तो AC बराबर है PQ के। क्यों? क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। और ब्रैकेट में सीधा लिख देंगे हम मात्र CPCT। इसके अलावा जो BC है ये बराबर है किसके? BC बराबर है PR लिख दो या RP लिख दो फिलहाल, ठीक है? क्योंकि अभी त्रिभुज में हमें ऑर्डर से ही लिखना होता है। यहाँ पे RP लिखो या PR लिखो एक बारी के लिए चल जाता है। वैसे फिर भी अगर आप एकदम करेक्ट लिखना चाहो तो यहाँ पे हमें RP लिखना चाहिए अगर एकदम सही, क्योंकि कोण B कोण R के बराबर है और कोण C कोण P के बराबर है, तो ये लिखना करेक्ट है। यहाँ पर कोण A किसके बराबर है? कोण Q के बराबर है, तो यहाँ पे कोण Q वैसे पहले होना चाहिए। और कोण ये जो C है ये P के बराबर है, तो यहाँ पे P होना चाहिए ताकि ऑर्डर सही रहे। लेकिन चल जाता है, ठीक है? हम भी कई बार लिख देते हैं AC बराबर PQ लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। हाँ, त्रिभुज में आपको ठीक से ऑर्डर मेंटेन करना है, इस बात का ध्यान रखना। और यहाँ पे भी अगर आप ऑर्डर मेंटेन करते हैं फिर तो भाई जिसे कहते हैं ना सोने पे सुहागा, फिर बात ही क्या है, अच्छी बात है। ओके, अब मुझे बताओ BC और RP इक्वल क्यों हैं? BC
और आर पी क्यों इक्वल हैं? सी पी सी टी से। ओके, तो ये ध्यान रखना। तो कहीं भी अगर पहले से ही आपको पता हो कि ये, या फिर आपने प्रूव कर दिया हो एक बारी, अगर आपने ये प्रूव कर दिया हो कि त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हैं, तो फिर उनके संगत भागों को आप बराबर लिख देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे सी पी सी टी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। और अब हमारे पास है सर्वांग समता के नियम। बेसिकली नियम की जगह पे यहाँ पे हम कसौटी ज़्यादा सही शब्द है, लेकिन टीचर्स भी नियम यूज़ करते हैं। और तो फिर मैं आपको नियम बताऊंगा। वैसे नियम गलत नहीं है, बट ज़्यादा करेक्ट यहाँ पे कसौटी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नियम समझते हैं, यानी कब हम ये कह सकते हैं कि ये दो त्रिभुज सर्वांग सम है। मान लो कि आपके पास दो त्रिभुज हैं, एक ये है, एक ये है। अब ये त्रिभुज सर्वांग सम है नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? अब ये हम नहीं कह सकते ना कि देखने से बराबर लग रहे हैं। नो, कुछ नियम होते हैं। अगर वो नियम, या हम कंडीशन कह सकते हैं, कुछ शर्तें कह सकते हैं, शर्तें ज़्यादा सही शब्द है, कि अगर वो उन शर्तों पे वो खरे उतरते हैं, उन कसौटियों पे वो खरे उतरते हैं, यानी वो सर्वांग सम है। तो जो सबसे पहली कसौटी है या सबसे पहला नियम है वो है ASA, एंगल साइड एंगल। इनको हम एंगल कहते हैं और इनको हम साइड कहते हैं। ये एक साइड है, यानी अगर ये ABC है तो AB एक साइड है, BC एक साइड है, CA एक साइड है, इनको हम साइड कहते हैं। ओके, ठीक है, यानी कोण और भुजा। तो यहाँ पर ASA का क्या मतलब है आप समझिए। यहाँ पर दो त्रिभुज हैं, ABC है, PQR है। अगर हमें ये पता हो कि ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि कोण A बराबर कोण Q है और भुजा AB बराबर भुजा QR है और कोण B बराबर कोण R है, जो कि है, ये जो बराबर है वो मैंने लिख दिया है, इसमें कोई ऐसा निराला नहीं है। तो अब यहाँ पर देखो ये एक एंगल है। अच्छा, क्यों बराबर है हमको लिखने भी चाहिए, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है तो हम कहेंगे कि दिया है। इस तरह से मान लो कि तीनों ही चीज़ें क्वेश्चन में दी हैं तो हम ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो एंगल, ये एंगल है, ये साइड है, ये एंगल है, तो हम कहेंगे कि एंगल साइड एंगल नियम से त्रिभुज ABC सर्वांग सम है किसके? ध्यान से लिखना है यहाँ पे, A किसके बराबर है? A Q के बराबर है, तो पहले Q आएगा। B बराबर है किसके? R के, फिर R आएगा। B बराबर है R के, और फिर तो तीसरा ही आएगा यहाँ पे QRP। तो ये है लिखने का तरीका। ठीक समझ गए आप? ये है एंगल साइड एंगल नियम, इस तरह से अप्लाई होता है एंगल साइड एंगल। अच्छा, और आगे बढ़ के अगर हम ये इसके बारे में कुछ कहना चाहें, कोण, क्या कोण C और कोण P आपस में इक्वल हैं? तो आप ये कहोगे, आप ये सोचोगे कि भाई ये साइड तो हैं इक्वल, ये भुजाएं तो हैं बराबर, इस भुजा के सामने वाला कोण और इस भुजा के सामने वाला कोण ये हो गए संगत भाग और ये बराबर होंगे। तो हम ये कहेंगे कि कोण C बराबर कोण P, और क्यों? CPCT। समझ गए? और ऐसे ही हम किसके लिए कह सकते हैं, इस कोण के सामने ये भुजा है और ये इसके बराबर था ना, इस कोण के सामने ये भुजा है। तो देखो बराबर भुजाओं के, बराबर कोणों के सामने वाली भुजाएं भी संगत भाग होंगे। तो यहाँ से हम उठाएंगे BC को और यहाँ से RP को, और ये भी बराबर हो गया। क्यों बराबर है? CPCT से। ऐसे लिखते हैं। ये बात समझ आ रही है? तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। और अब एक और बात यहाँ पर समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में अगर दिया है कि ये साइड बराबर इस साइड के, अब क्या करें? अब क्या होगा?
तो यहाँ पर देखो, ये जो साइड है, ये जो भुजा है, ये इन दोनों कोणों के बीच में है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना। तो जब भी ये सिचुएशन होती है, यहाँ पे ASA नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। अब ये सर्वांग सम अभी है नहीं है, वो बात की बात है। तो पहली बात तो बट मेन बात यह है कि यहाँ पे ASA का रूल नहीं लगेगा, क्योंकि ASA रूल लगाने के लिए, ये सर्वांग समता की कसौटी यूज़ करने के लिए, जो साइड है, जो भुजा है, वो कोणों के बीच में होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, ध्यान में रखना बिल्कुल, ठीक है। पर यहाँ पर ऐसा है नहीं, तो हम कहेंगे कि ये एंगल साइड एंगल तो इसमें है नहीं। अब दूसरा नियम है साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड में हमारे पास जैसे ये दो त्रिभुज हैं ABC PQR। यहाँ पर ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर है, और ये साइड इस साइड के बराबर है, और ये कोण बराबर है। तो जब हमारे पास ये वाली परिस्थिति होगी, तब यहाँ पे साइड एंगल साइड लगेगा, क्योंकि दो साइड बराबर हैं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और कोण, उनके बीच वाला कोण बराबर होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ पर ये कोण बराबर हुआ तो ये सर्वांगसम नहीं होंगे। अब मतलब अब होंगे नहीं होंगे वो फिर बात की बात है, लेकिन यहाँ पे साइड एंगल साइड तो आप मतलब कह नहीं सकते आप कि ये हैं सर्वांगसम। हो सकता है हो, अलग बात है, लेकिन जो अभी तक का जो क्वेश्चन में जो सूचना दी है, उसके हिसाब से आप ये कहेंगे कि ये सर्वांगसम नहीं है, इनके हिसाब से जो सूचना दी है। तो यहाँ पर उसका कारण ये है कि साइड एंगल साइड का नियम लगाने के लिए जो कोण है वो दो साइड के बीच में होना चाहिए, और यहाँ पर कोण ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे साइड एंगल साइड नहीं लगेगा। कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए। तो अब आप क्या कहोगे कि साइड, ये साइड बराबर है इसके, AC बराबर है QP के, और फिर है कोण A बराबर है कोण Q के, और AB बराबर है QR के। क्यों बराबर ये लिख देना, अगर क्वेश्चन में दिया है ये तो आप लिख देना दिया है, या आपने कुछ रचना की है कुछ भी, तो वो हमें यहाँ पे लिखना होता है। तो इसीलिए साइड एंगल साइड नियम से त्रिभुज ABC बराबर है किसके, अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, नहीं सर्वांग समय बराबर नहीं, सर्वांग समय त्रिभुज किसके, तो A किसके बराबर है, A तो है Q के बराबर, यहाँ पे Q आएगा। B किसके बराबर है, सोचो ज़रा B किसके बराबर है। तो ये B देखने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे संगत भाग। बराबर भुजाओं के सामने बराबर कोण होने चाहिए, वो क्योंकि संगत होते हैं। तो यहाँ पर कोण B जो है ये बराबर है कोण R के, और ये भुजाएं बराबर हैं, इनके सामने के कोण भी संगत होंगे, तो ये और ये भी संगत भाग है। तो यहाँ पे कोण C बराबर कोण P है। ठीक है, कैसे पता किया मैंने, जो बराबर चीज़ें हैं उनके सामने भी बराबर चीज़ें होंगी, ये है। तो बराबर भुजाओं के सामने बराबर कोण होंगे, और बराबर कोणों के सामने बराबर भुजाएं होंगी। जैसे ये कोण और ये कोण बराबर हैं, तो इनके सामने की जो भुजाएं हैं ये भी बराबर होंगी। ये भुजा इसके बराबर है। और कोई कारण पूछे क्यों बराबर है भाई, यहाँ पर BC बराबर है RP के, ये क्यों बराबर है, सिंपली CPCT से। एक बार ये त्रिभुज सर्वांगसम प्रूव हो चुके हैं, उसके बाद फिर संगत भाग बराबर होंगे, और उसके लिए हम लिख देंगे ब्रैकेट में CPCT। तो CPCT लिखा है, इसका मतलब ये है कि हम सर्वांगसम इसे प्रूव कर चुके हैं, ये है सर्वांगसम, और उनके संगत भाग देख रहे हैं तो बराबर होंगे। खैर यहाँ पर वापस आते हैं, B किसके बराबर होगा, B बराबर है R के, और C बराबर है P के, और इस तरह से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, और ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको कि जो कोण है वो भुजाओं के बीच में सैंडविच होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से जो बराबर भुजा है, बराबर भुजा।
फिर अब है साइड साइड साइड। यहाँ पर नाम से पता चल रहा है कि दो साइड आपस में बराबर, अगर ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, तो अगर इसकी तीनों संगत भुजाएं इसकी तीनों संगत भुजाओं के बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर है, तो आपस में ये तीनों भुजाएं बराबर होगी, ठीक है ना, इसकी इससे, तो हम कहेंगे फिर ये सर्वांगसम हो जाएंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज, अब फिर वही ध्यान देना है हमें, ए बी सी पी क्यू आर। अब बताओ क्या लिखें यहाँ पे, त्रिभुज ए बी सी। अब बताओ कोण एक इसके बराबर होगा, सोचो ज़रा, कोण एक इसके बराबर होगा तो कैसे देखोगे, आप देखोगे कि संगत, ये संगत भुजाएं देखो, ये भुजा और ये भुजा संगत भुजाएं हैं और ये बराबर हैं, ठीक है, ये बराबर हैं क्योंकि संगत भुजाएं हैं इसलिए बराबर हैं, या उल्टा बोलो क्योंकि बराबर है इसलिए संगत भुजाएं, बात एक ही है। इनके सामने के जो कोण होंगे ये भी बराबर होंगे, तो ए बराबर है आर के, तो ये तो आर हो गया। बी किसके बराबर है, कोण बी बराबर है, देखो कोण बी इस भुजा के सामने है, यानी ये और ये भुजाएं बराबर हैं, तो इसके सामने ये कोण हो गया, कोण बी मतलब ये कोण, तो ये और ये बराबर हो गई, तो यहाँ पे आएगा Q। और C किसके बराबर है, तो C जो बचा वो बराबर है P के। ये है लिखने का तरीका, और हम कहेंगे कि ये सर्वांग सम है SSS नियम से। गॉट इट। अब एक और नियम है, इसके बाद जो दो नियम है ना वो बहुत अच्छे हैं। एक तो है एंगल एंगल साइड वाला नियम। अब यहाँ पे ये दो त्रिभुज हैं, ये नियम कब लगेगा समझिए। पहली बात तो आप ये समझ गए होंगे कि अगर ये कोण बराबर है, मान लो ये कोण बराबर है इस कोण के, और ये कोण बराबर है इस कोण के, ठीक, और यहाँ ये भुजा है, और यहाँ मान लो कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, मान लो, वैसे आप बोलोगे सर दिख नहीं रहा, बट मान लो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, क्या ये त्रिभुज सर्वांगसम होंगे? तो आप कहोगे कि सर अभी तो थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये भुजा इन दोनों कोणों के अंदर है और यहाँ पर ये भुजा इन दोनों कोणों के बाहर है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, ये सर्वांगसम नहीं होंगे। तो फिर कैसे? अगर ये कोण और ये कोण, अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर हैं, तो यहाँ पे दो कोण, मतलब जो बराबर कोण हैं, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, तो ये तो ठीक है, सेट हो गया। इन कोणों के बीच की भुजा इन कोणों के बीच की भुजा के बराबर हो तो ये सर्वांगसम होंगे। और ये हम किस में पढ़ा हमने? ये पढ़ा हमने एंगल साइड एंगल वाले में। एंगल साइड एंगल, ऐसे क्रम होना चाहिए, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, है ना ये क्रम, ठीक है। पर अगर ये यहाँ पर भुजा ये है और ये है, फिर क्या होगा? अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो देखो, अगर ऐसा है तो भी ये सर्वांगसम होंगे। और कैसे? देखो, ये कोण बराबर है इस कोण के, ये कोण बराबर है इस कोण के, और ये भुजा बराबर है इस भुजा की साइड। तो यहाँ पर एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड का नियम लग रहा है। तो अगर दोनों त्रिभुजों में जो बराबर भुजा है वो बाहर वाली है, मतलब कोणों के अंदर सैंडविच नहीं हो रखी है, तो भी सर्वांगसम होंगे। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक भुजा तो साइड वाली हो और एक भुजा अंदर वाली हो, या तो दोनों अंदर हों, या तो दोनों ही भुजाएं इन दोनों कोणों के अंदर हों, तो सर्वांगसम होगा SAS से। या फिर दोनों ही भुजाएं बराबर वाली भुजा बाहर की तरफ हो, फिर सर्वांगसम होगा किससे? एंगल एंगल साइड के नियम से। तो अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं एंगल एंगल साइड नियम से। क्लियर होगी बात? इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और अब क्या कहना है? अच्छा चलो, पहली बात तो यहाँ पे लिखो कौन त्रिभुज किसके सर्वांगसम है। किस तरह से हम लिखेंगे? ABC सर्वांगसम है, क्या लिखेंगे हम? कोण A किसके बराबर है? कोण P के बराबर है, ठीक है। कोण B किसके बराबर है? B के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, पर C के बारे में कहा गया है कि C बराबर है Q के।
तो सी क्यू के बराबर है, तो बीच वाला आर के बराबर ही बचा फिर, है ना भाई। ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, तो जो तीसरा वाला बचेगा वो अपने आप ही बराबर हो गया। तो इस तरह से ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम पी आर क्यू के, करेक्ट हो गया। चलिए, और अब हम करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है स्टूडेंट्स को, आर एच एस नियम, सर्वांग समता का आर एच एस नियम। तो आर एच एस नियम में क्या है कि मैं फिगर बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास दिया है कि ये कोण 90 डिग्री है, 90 अंश का है, और ये कोण भी 90 अंश का है। ये भुजा आपस में बराबर हैं, और ये भुजा आपस में बराबर हैं। तो फिर यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, क्या ये सर्वांग सम है या नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारे वो यहाँ पर लिखते हैं कि ये भाई साइड है। लिखने का मतलब सोचते हैं कि यह पेंसिल से लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखना नहीं होता ऐसे। फिर ये साइड इसकी इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, तो चलो भाई साइड एंगल साइड लिख दो। तो पहली बात तो ये कि यहाँ पे साइड एंगल साइड तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि साइड एंगल साइड होने के लिए जो एंगल है वो दो साइड के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे साइड एंगल साइड नियम लगता अगर ये नहीं बल्कि ये कोण बराबर होते, तो लगता साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो लगता साइड एंगल साइड। लेकिन यहां पर ये कोण और ये कोण बराबर हैं, ये एंगल बराबर इसके, तो यहाँ पे क्या लगेगा। अब हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि सर एक काम करते हैं, यहाँ पे ना एस एस ए लग रहा है, एस एस ए या फिर ए एस एस नियम लग रहा है। बट ना तो ये कोई नियम होता है और ना ये कोई नियम होता है। ये कोई भी आपके पास, आपने जो पांचों पढ़े उसमें कोई एस एस ए नहीं है या ए एस एस नहीं है, तो ये तो नहीं लगेंगे। तो फिर क्या लगेगा। तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल भी कहते हैं। समकोण जो होता है, समकोण को इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल। तो यहाँ पे आर का मतलब है राइट एंगल। राइट एंगल यानी 90 डिग्री का कोण। एच का मतलब है हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण, और एस तो साइड है ही, भुजा। तो अगर दो त्रिभुजों में उनका राइट एंगल बराबर है, मतलब राइट एंगल दोनों में है, समकोण, कर्ण दोनों के बराबर हों और भुजा कोई भी एक भुजा बराबर हो, तो हम कहेंगे कि वो सर्वांग सम है। तो यहां पर राइट एंगल बिल्कुल है, हाइपोटेन्यूस भी है यानी कर्ण, और ये साइड भी है यानी भुजा। तो हो गए ना ये दोनों क्या सर्वांग सम। किस नियम से, आर एच। तो ये नहीं लगेगा, आर एच एस का नियम लगेगा। तो हम कहेंगे कि त्रिभुज, इनको नाम देते हैं पी क्यू आर, ए बी सी, और ये पी क्यू आर, पी क्यू आर। ये तो क्या लिखेंगे हम, ए बी सी क्या, तो कोण। अब देखो यहां पे देखो संगत भाग कौन कौन से बन रहे हैं। कोण ए तो साफ दिख रहा है कोण आर के बराबर है, तो इसमें तो कोई कष्ट वाली बात नहीं है। कोण बी किसके बराबर है, तो पहली बात तो यह है कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो यानी इस भुजा के सामने का कोण और इस भुजा के सामने का कोण ये आपस में बराबर हो गए। फिर क्या बचा, अब ये कोण और ये कोण अगर बराबर हैं तो ये तो अपने आप ही बराबर हो गया ना, कोण बी बराबर कोण क्यू, क्योंकि दो कोण अगर बराबर हैं तो तीसरा अपने आप ही बराबर हो गया।
और ये बराबर हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये भुजा भी इस भुजा के बराबर है। तो ये सब समझ आ रहा है ना, CPCT का यूज़ कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर ए क्या है, ए आर है, बी है क्यू, बी क्यू के बराबर है, एंड सी बराबर है पी के। और ये हो चुका है सर्वांग सम। किस नियम से? सर्वांग समता के RHS नियम से। कोई पूछेगा कि बताओ यहाँ पे कोण सी और कोण P आपस में बराबर हैं, तो आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल बराबर हैं, क्योंकि ये संगत भाग हैं। सीधा लिखेंगे हम CPCT, ये और ये बराबर हैं। क्वेश्चन में दिए नहीं थे, पर क्योंकि ये सर्वांग सम हमने सिद्ध कर दिया है, तो उसके बाद फिर सारे संगत भाग बराबर होंगे, तो ये और ये बराबर हो गए। ऐसे ही ये कोण और ये कोण बराबर हैं, वही CPCT से। ठीक है, ओके। और फाइनली हमारे पास है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहां पे ये त्रिभुज है ABC, और इसमें AB और AC बराबर हैं, तो यानी ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन इसमें आपके पास एक प्रमेय है, एक थ्योरम है, सिद्ध करने को आता है, इंपॉर्टेंट है, कि सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। यानी क्या दिया है? दिया है AB बराबर AC, और हमने सिद्ध करना है। ये क्यों, कहां से दिया है? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं बराबर हैं, और सिद्ध करना है कि कोण B बराबर कोण C हो। ये हमने सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे सिद्ध? ठीक है, पहली बात तो यही कि ये होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। शुद्ध हिंदी में, यानी जो आपकी बुक की भाषा है उसमें है सम्मुख कोण। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो यानी ये कोण इस कोण के बराबर होता है। लेकिन ये हम सिद्ध करेंगे, तो जब सिद्ध करेंगे तभी लिखेंगे, ठीक है ना? अभी पता नहीं हमें, मतलब जो चीज़ सिद्ध करनी होती है उसको हम यहाँ पे नहीं बनाते हैं। तो कैसे ये सिद्ध होगा? तो एक काम करो, पहले A से BC पर हम लंब खींचेंगे। तो A से हमने BC पर लंब खींचा, लंब 90 डिग्री पर बनता है, ये ध्यान रखना। तो ये 90 है, तो हम लिखेंगे कि A से BC पर लंब डालना है, लंब डालेंगे। और अब यहाँ पर दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है। तो त्रिभुज जो पहला वाला त्रिभुज है उसको लेते हैं और इसको लेते हैं। तो इस त्रिभुज में हम लेंगे त्रिभुज ABD, मतलब हमने इनको सर्वांग सम प्रूव करना, इन दोनों त्रिभुजों को। ACD, ओके, इन दोनों त्रिभुजों में। तो यहां पर देखो क्या हम, अच्छा इन्हें कैसे हम सर्वांग सम प्रूव करें, आप बता सकते हैं? तो देखो, ये तो आपको पता है कि ये भुजा बराबर है, और ये जो बीच की भुजा है ये भी बराबर हम कह सकते हैं, क्योंकि ये इसमें भी है, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में भी है, तो दोनों के लिए कॉमन हो जाएगी। तो ये साइड यहाँ भी है और ये साइड यहाँ भी है, तो ये साइड और ये साइड तो बराबर हैं, और ये साइड दोनों के लिए कॉमन है, और ये कोण दोनों के लिए बराबर है। लेकिन आप यहाँ पर साइड एंगल साइड नहीं लगा सकते, क्योंकि ये कोण साइड एंगल साइड लगाने के लिए इस कोण को इन दोनों भुजाओं के बीच में होना चाहिए था, लेकिन ये तो इधर है, तो ये तो लगेगा नहीं। तो क्या लगेगा? तो याद है मैंने बताया था आपको RHS का नियम, यानी अगर दो त्रिभुज हैं उसमें समकोण हैं दोनों त्रिभुज,
तो फिर RHS के बारे में सोचा जा सकता है। तो ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है यानी समकोण 90 डिग्री। H होता है हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण, है ना, RHS की बात हो रही है। R हो गया, H होता है और ये वो भी बराबर है, ये कर्ण इस कर्ण के बराबर है क्योंकि ये बराबर क्वेश्चन में गिवन है। और ये जो भुजा है ये दोनों के लिए कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी है, तो है ना RHS, इसमें R भी है और H भी है और S भी है। तो RHS से ये त्रिभुज हो गए क्या कहते हैं इनको, सर्वांग सम त्रिभुज। तो ये बात पहले तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे कोण ADB यानी इस कोण की बात हो रही है, कोण ADB बराबर है कोण ADC के। क्यों? क्योंकि दोनों ही समकोण हैं, समकोण लिखो या दोनों 90 अंश लिखो, ठीक है। फिर अब H की बारी है, AB बराबर AC। क्या आप बता सकते हैं कि ये बराबर क्यों है? ये बराबर हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। और फिर है साइड AC, इसमें भी AD, इसमें भी AD है और इसमें भी ये AD है, तो AD बराबर AD है और ये है कॉमन। कॉमन लिखो या उभयनिष्ठ हिंदी में अगर हम कहें तो। इसीलिए त्रिभुज ABD जो यहाँ पे लिखे थे ना ABD, तो वही मेंटेन रखना, मतलब AD भी मत लिख देना, जो यहाँ पे लिखे उसी हिसाब से। सर्वांग सम है त्रिभुज किसके? ACD के। क्यों सर्वांग सम हुए? ये है RHS नियम से, सर्वांग समता के RHS नियम से। तो ये सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं। लेकिन जो लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने लिखना है वो क्या है? तो हम कहेंगे कि इसीलिए ये कोण बराबर है कोण C के। और क्यों बराबर है, क्या लिखते हैं? CPCT। ओके, CPCT से बराबर हैं ये, और ये सिद्ध हो चुका है। कोण B बराबर कोण C हमने सिद्ध करने थे। अब आप ये कहेंगे कि कोण B और कोण C कहाँ ये संगत भाग हुए? CPCT का तो यही मतलब है ना, संगत समान सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ये कहाँ से संगत हो गए? तो देखो, आपको याद है मैंने कहा था कि ये भुजा दोनों के लिए कॉमन है। तो अगर हम इस त्रिभुज में देखें, इसके सामने वाला ये कोण बन रहा है और इस त्रिभुज में इस भुजा के सामने ये कोण बन रहा है। तो यानी इन दोनों त्रिभुजों के लिए ये भुजा बराबर है, इसके सामने ये कोण, इसके सामने ये कोण, ये आपस में बराबर होंगे। तो ये संगत हो गए क्योंकि बराबर चीज़ों के सामने वाले हैं और ये बराबर, तो ये और ये बराबर हो चुके हैं CPCT से, हम ये कहेंगे। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा ये प्रमेय। और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। मैंने सभी कॉन्सेप्ट्स आपको कवर करा दिए हैं और अब आप प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने के लिए परिपक्व हो चुके हैं। और उनके सॉल्यूशंस के लिए आप अपने सामने प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उस पर क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।